बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 10th केमिस्ट्री FVSC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और स्टूडेंट्स आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मैटर। स्टूडेंट्स आज आप इस चैनल पर हैं तो इट मीन्स कि आपका केमिस्ट्री का मसला तो कम्प्लीटली हल होने वाला है, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती बल्कि घोल कर पिलाई जाती है। जी हाँ, यहाँ पर आप जब आएंगे ड्यूरिंग लेक्चर आपको लेक्चर इतने अच्छे से समझ आएगा कि लेक्चर ख़त्म होने पर आप उस टॉपिक को खुद अपने वर्ड्स में लिख भी सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आपको नोट्स मेकिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कोई स्टूडेंट अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता तो वो अच्छे से मार्क्स भी नहीं ले पाता। ठीक है, तो इस चैनल पे आपकी ये वाली मुश्किल भी हल हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स मेकिंग, आपको ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easycamp4u.com वेबसाइट को विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको तमाम लेक्चर्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे। जैसे कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पर क्लास 10 के टैब को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 10 का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहली वीडियो जो आपको नज़र आ रही है ये फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क की है। ठीक है, जिसमें आपको तमाम के तमाम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वो मार्क करवा दिए गए हैं। आपने उनको अपनी बुक में क्रॉस कर देना है। ठीक है, फिर जैसे कि चैप्टर 1 है वो एक्सक्लूडेड है, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आज हम मैटर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तमाम लेक्चर्स जो भी अपलोड होते जाएंगे वो सीक्वेंस में यहाँ पर वेबसाइट पे अपलोड होंगे, तो आप टाइम टू टाइम इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अपने जो भी आपका रिक्वायर्ड लेक्चर होगा, जो आपको समझ नहीं आया, आप उसको क्लिक करके आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, PDF नोट्स ले सकते हैं और साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द थॉट ऑफ द डे। आपको अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसकी पावर को अंडरस्टैंड करना होगा। बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो नेगेटिव थॉट्स के साथ पढ़ाई के लिए बैठते हैं। अच्छा नहीं, बस हमसे 50% ही हो जाए तो ठीक है, इट्स ओके, ये वो, यानी वो अपना खुद कॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा ये कह देते हैं कि नहीं हम मार्क्स नहीं ले सकते, कि उनका सबकॉन्शियस माइंड भी ये चीज़ कबूल कर लेता है कि जी हाँ हम 50 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकते, या 50% से मार्क्स ज़्यादा नहीं ले सकते, या हम कोई भी टास्क अच्छे से पूरा नहीं कर सकते, बस हमारे इतने ही नंबर आते हैं। क्योंकि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस होता है तो वो उस चीज़ को लेकर आप जो है वो आपका माइंड डिसाइड कर लेता है कि नहीं नहीं पहले भी इतने नंबर आए हैं, अब भी ऐसे ही आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट प्रीवियसली 40 to 50% मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो टॉपर स्टूडेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। जस्ट आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ यकीन दिलाना है कि येस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव जो माइंड है उसके साथ आपने स्टडीज स्टार्ट करनी है और आपने नोट्स मेकिंग करनी है। जो भी गुड हैबिट्स आपको इस चैनल पे शेयर की जाएंगी आपने उनको ज़रूर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी करना है। ठीक है, और जो नोट्स मेकिंग की स्ट्रैटेजीज बताई जा रही हैं, क्योंकि हार्ड वर्क कभी भी आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेकर जा सकता, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, राइट डायरेक्शन में करना है, और आप कम वक्त में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बल्कि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि मैम फुल मार्क्स लेने के लिए क्या मतलब 100% मार्क्स लेने के लिए हमें पूरी बुक आनी चाहिए, हमें तो भूल जाता है, हमें ना कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो वो पहले ही उन्होंने अपने अंदर एक डर बिठाया होता है कि नहीं हम तो शायद पेपर में जाएंगे, जब पेपर स्टार्ट होगा, हम पेपर सामने आएगा, हम सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 100% मार्क्स लेने के लिए या टॉपर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी बुक 1 to all बहुत अच्छे से आए। बस उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो 20 to 25 क्वेश्चंस जो आपसे उस वक्त पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से आए, आप उनको अच्छे से प्रेजेंट कर लें, आप जो है वो टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए स्मार्टली वर्क करना पड़ता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बस ऐसे रट्टा लगाओ ये कुछ नहीं करना पड़ता। तो इंशाल्लाह ये जर्नी हमारा बहुत अच्छा रहेगा। आपने इस चैनल को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि जिस स्टूडेंट को भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है या उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो यहाँ पर आकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और केमिस्ट्री में जो है वो एक्सपर्ट बन सकता है।
तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मैटर का चैप्टर। ठीक है, जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करने लगे, चाहे वो जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स, बायो, कोई भी चैप्टर है, ठीक है, कोई अदर सब्जेक्ट्स हैं, आपको उस जो चैप्टर है ना उसका माइंड मैप होना चाहिए आपके पास कि ये इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं, चैप्टर का पहला टॉपिक लिया जी स्टार्ट हो गए। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ नॉट द स्मार्ट वे। ठीक है, आपके माइंड को पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स करने वाले हैं और कौन से इजी वंस हैं और कौन सा जो है वो डिफ़िकल्ट वन है। ठीक है, पूरे चैप्टर में शायद एक या दो टॉपिक्स डिफिकल्ट वन होते हैं और फिर बाकी सब इजी होता है। अब सबसे जैसे इसमें आपके पास पहला टॉपिक है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। 6 चेंजेस हमने पढ़नी है। ठीक है, आपके माइंड में हो गया। अभी मैंने लिस्ट नहीं बनाई हुई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने शॉर्ट लिस्ट बनानी होती है। नेक्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स हम पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी और इसको इंटरप्रेट भी करेगी। ठीक है, कि ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग किस तरह से पार्टिकल्स की मोशन होती है। ठीक है, देन हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक हो गया, और उसके ऊपर इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, देखें दोनों में ही जब वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है तो भी वो लिक्विड से जो है वो गैशियस फॉर्म में ही जा रहा होता है और बॉइलिंग में भी ऐसा ही हो रहा होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है और इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन दोनों पे क्या होता है। मींस कि अगर प्रेशर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए तो क्या इन पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड गैस लॉज। 3 इंपॉर्टेंट गैस लॉज हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। देन आपके पास आ जाएगा 5th में डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, डिफ्यूज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, जैसे कि अगर हम कमरे में हैं, उसके एक कॉर्नर में हमने स्प्रे किया है, कोई भी परफ्यूम स्प्रे किया तो मतलब हमें ऑल द यानी स्पेस की रूम के किसी भी जगह पे वो खुशबू फील हो रही होती है, क्योंकि वो जो स्प्रे है वो सारी तरफ फैल गया है। ठीक है, यानी उसके गैस के मॉलिक्यूल जो थे स्प्रे के वो सारी तरफ चले गए हैं, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और फिर डिफ्यूजन को पढ़ने के बाद हमने देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो के डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम सब्लिमेशन पढ़ेंगे। अब ये जो चेंजेस हमने पढ़ी है ना, 6 चेंजेस में हम सब्लिमेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अलग से आपको सब्लिमेशन को थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि शायद ये आपके लिए कुछ नया होने वाला है सब्लिमेशन। क्योंकि देखें, आपको मेल्टिंग में तो पता है कि सॉलिड से चीज़ जो है वो लिक्विड में जाती है और जब बॉइलिंग होती है तो लिक्विड से चीज़ गैस में जाती है, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फेज में चली जाती है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में इस टॉपिक में इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट्स इन मेडिसिन हम पढ़ेंगे। तो ये बस सिंपल 7 टॉपिक्स हैं, ये आपने पढ़ने हैं और बहुत आसान है। और जैसे आप हर टॉपिक का लेक्चर लेते रहेंगे, आपका जो है लेक्चर ऑलरेडी प्रिपेयर होता रहेगा और आपको इतने ईजी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि मैम आप जो हमें चीज़ों को रिलेट करके शॉर्ट नोट्स बनवाती हैं तो बुक से पढ़ के हमें समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, क्योंकि बुक में आपको पता है कि रैंडमली कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्डरली फॉर्म में नहीं लिखी होती। ठीक है, लेकिन जब हम उसको ऑर्डरली फॉर्म में आपके नोट्स में पढ़ते हैं तो हम जस्ट 1 या 2 टाइम्स हम जब नोट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से चीज़ समझ आ जाती है कि अब हमने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। तो ये वो सारी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो ड्यूरिंग माई स्टडीज़ जो है वो मैंने यूटिलाइज़ की और मुझे बहुत आपके लिए फ़ायदा हुआ। और देन आई गेट पोजीशन इन माय यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस चैनल पे बताती जाऊंगी और वो आपने वो चीज़ें अडॉप्ट करते जाना है और इंशाल्लाह यू विल गेट द पोजीशन। ठीक है, आपकी भी पोजीशंस आएंगी इंशाल्लाह। तो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जाऊंगी वो आपने नोट करते जाना है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लें कि आप 6 चेंजेस कौन सी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेल्टिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग में लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। देन कंडेंसेशन होगी। ठीक है, जिसमें अगेन गैस से जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और फ्रीजिंग में लिक्विड को दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सब्लिमेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाने के प्रोसेस को कहते हैं। और डेपोजिशन में क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस से डायरेक्टली सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो जाता है सब्सटेंस तो वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक हो गया, इसको शॉर्ट में मैंने आपको इस तरीके से लिखवाया। थोड़ा सा सीक्वेंस यहाँ पे आपकी बुक से थोड़ा सा चेंज है, सीक्वेंस मैंने इसलिए चेंज किया ताकि चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाए। अब देखें, सॉलिड से लिक्विड
और फिर लिक्विड से सॉलिड, ये पहले दो प्रोसेसेस हो गए। और सॉलिड से लिक्विड में जाने को हमने मेल्टिंग कहा, और लिक्विड से गैशियस में जाने के प्रोसेस को हमने बॉइलिंग कहा। ठीक है, अब हम गैस फेज में आ चुके हैं। अब गैस फेज से दोबारा से रिवर्स प्रोसेस अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, तो गैस फेज से जब हम रिवर्स आ रहे हैं तो पहले लिक्विड फेज आएगा। ठीक है, तो गैस से लिक्विड वाले फेज को कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, और लिक्विड से जो है सॉलिड में आने वाले जो फेज होता है उसको फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक सीक्वेंस पता चल गया कि पहले मेल्टिंग होगी और फिर बॉइलिंग होगी, और फिर दोबारा गैशियस से जब लिक्विड आएंगे तो कंडेंसेशन होगी, एंड देन लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो फ्रीजिंग होगी। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में आपके पास दो प्रोसेसेस हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस में जाएंगे, तो आपके पास जो है वो नीचे वाला जो एरो है वो लगाना था। ठीक है, तो आपके पास जो सॉलिड से डायरेक्टली जो है आप गैशियस में जा रहे हैं वो सब्लिमेशन है, और गैस से जो है वो सॉलिड में आ रहे हैं तो वो डेपोजिशन है। ठीक है, इस तरीके से है ये आपके पास। तो अभी हम वन बाय वन इन तमाम प्रोसेसेस को करने लगे हैं, और बहुत 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 इंटरेस्टिंग बात है कि पहले जब आप मेल्टिंग वाले पॉइंट को समझ लेंगे तो बाकी सारे उसी तरीके से उसी पैटर्न पे आपने लिखने हैं। समझो कि एक फार्मूला सेट हो चुका है कि आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं, और जैसे जैसे प्रोसेस चेंज होता रहेगा और आप उस फार्मूले में चेंजेस, लिटिल बिट चेंजेस करके, एक या दो लफ्ज़ों की चेंजेस करके, तो आप उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ को समझ लें यहाँ पर कि हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स में उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, लेकिन वो वाइब्रेट ज़रूर कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं है बिल्कुल स्टक होते हैं। ठीक है, उनकी पोजीशन फिक्स होती है, लेकिन जब वो लिक्विड में जाते हैं तो उनकी जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक हुई होती हैं, तो थोड़ा सा वो दूर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मूव तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गैशियस फॉर्म में वो बहुत 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 ज़्यादा दूर होते हैं और बहुत फास्टली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखने से जो दो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है, एक देखना है पोटेंशियल एनर्जी और एक देखना है हमने काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों चीज़ों को हमने नोट करना है इन प्रोसेसेस के दौरान, जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जो सब्सटेंस जा रहा होता है, या गैशियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जा रहा होता है। कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जो है वो किसी भी जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स की पोजीशन की वजह से होती है। जब वो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वो लो पोटेंशियल एनर्जी पर होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो दूर जाते रहते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती रहती है। जैसे कि अगर मैं आपको फिजिक्स के रेफरेंस से बताऊं तो फिजिक्स में क्या लिया जाता है कि जो अर्थ की सरफेस होती है ना, अर्थ की सरफेस, ठीक है, उस पर हम लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है, और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते रहेंगे, हाइट पे जाते रहेंगे, हम कहेंगे चलो इतनी हाइट पे चले गए या इतनी हाइट पे चले गए, तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, हाई हो गई है। और जब हम दोबारा से सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ जाएंगे तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है। तो इट मीन्स कि आपने इस चीज़ को देखना है कि जितना जितना पार्टिकल्स दूर जाते जाएंगे तो उतना उतना उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। तो यहाँ से दो चीज़ें समझ लें कि जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड में गए, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़, तो आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ पर जाने में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। और जब लिक्विड से गैशियस में गए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि गैशियस से लिक्विड में कोई सब्सटेंस आ रहा है तो आपने कहना कि वो करीब करीब आ गए हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी उनकी क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। और अगर लिक्विड से सॉलिड में आ गए हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मज़ीद जो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो उनकी पोजीशन की वजह से थी ये पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू मोशन। तो अब ये है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करें, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा वाइब्रेट करें, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करें। ठीक है, मतलब इधर 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 ईजिली जा पा रहे हैं, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब आप सॉलिड में ऑलरेडी जब ये वाइब्रेट करें पार्टिकल्स, तो थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो थोड़ा और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है जब वो उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। और जब आप उनको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है, तो उनकी मूवमेंट कम हो गई, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। तो यहाँ से आपने दो पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए कि काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है और पोटेंशियल एनर्जी किससे रिलेटेड है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किससे रिलेटेड है, यानी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है,
और उनके दरमियान में जो इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। मींस के इंटरेक्शंस जो यानी वो क्लोजली पैक्ड हैं, करीब करीब हैं, तो लो पोटेंशियल एनर्जी पर हैं। जब उनके दरमियान में फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे और दूर दूर चले जाएंगे, पोजीशन बहुत दूर हो जाएगी, तो इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। ठीक हो गया। तो अब आपका जो है वो बेस बन चुकी है लेक्चर की। अब हम जैसे जैसे पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे वो आपको समझ आते जाएंगे। सबसे पहले तो हम जो है वो फेज़ ट्रांजिशन देख लेते हैं कि फेज़ ट्रांजिशन क्या होती है। फेज़ चेंज जो हो रहा होता है, फेज़ ट्रांजिशन और फेज़ चेंज इज़ द ट्रांजिशन ऑफ द मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक हो गया। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना है, लिक्विड से गैस स्टेट में जाना, या सॉलिड से गैस स्टेट में जाना, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि दीज ट्रांजिशंस अकर विदाउट अ टेम्परेचर चेंज। ठीक है, यानी जो भी जब एक सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ जा रही होती है ना, तो उस वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, एट दैट स्पॉट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसको आगे भी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नोट करनी है कि वो लम्हा जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, या वो लम्हा जब एक लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। जैसे अगर हम वाटर लें तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर जो है वो गैशियस में कन्वर्ट होता है। तो ये वो वाला पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो पॉइंट्स हैं वाटर के लिए कि जिस पर टेम्परेचर चेंज नज़र नहीं आएगा। आप हीट तो ऐड कर रहे होंगे, लेकिन वो हीट जो है वो फेज़ को चेंज करने में यूटिलाइज हो रही होगी, और आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और इस फेज़ ट्रांजिशन को हम समझ सकते हैं बाय काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक हो गया। इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारे पास? इंटरनल एनर्जी इज कंपोज्ड ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैंने आपको बताया कि हर प्रोसेस में आपने ये ज़रूर बताना है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, या पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, ज़रूर बताना होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज कंपोज्ड ऑफ काइनेटिक एनर्जी related to temperature and potential energy related to particle position and interactions। ठीक हो गया। During phase transition the temperature remains constant and hence kinetic energy, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। However the potential energy significantly changes जब फेज ट्रांजिशन हो रही होती है। ठीक हो गया। ये तो अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ पॉइंट्स थे। This shifts in potential energy causes the overcoming or generation of interparticle forces during the phase transition। वो कह रहे हैं कि जो हमने कहा है कि फेज ट्रांजिशन के दौरान जो है वो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहेगी। तो वो कहते हैं कि ये जो चेंज आ रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी में, इससे या तो पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होंगी और वो दूर दूर चले जाएंगे, या फिर आप अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मज़ीद डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, यानी ओवरकमिंग भी हो सकती है जो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मज़ीद जनरेट भी हो सकती हैं। दोनों प्रोसेसेस हो सकते हैं। ठीक हो गया। मींस के पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज़ होगी तो फोर्सेस कम हो जाएंगी, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी और पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे। अब आ जाते हैं फर्स्ट प्रोसेस की तरफ, दैट इज़ मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग में हमने सॉलिड से लिक्विड में जाना है। तो सबसे पहले आपने पहली लाइन में तो यही लिखना है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। फिर दूसरा पॉइंट आपने बताना है हमेशा हर प्रोसेस में कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है सॉलिड के बारे में, क्योंकि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो सॉलिड के बारे में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या बता रही है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से पैक हुए होते हैं, या मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिक्स पोजीशन पर हैं, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, in a solid the particles are tightly packed in a stable well ordered state and vibrate in fixed positions। यानी मूव इस तरह से, यानी फिक्स पोजीशन पर रहते हैं लेकिन वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव नहीं करते, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन जब उनको हीट किया जाता है तो उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो फास्टर मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली बात आपने रिटर्न में कैसे लिखनी है कि व्हेन एनर्जी यूजुअली हीट इज एडेड टू द सॉलिड इट कॉजेज द पार्टिकल्स टू वाइब्रेट मोर स्ट्रांगली। पहले वो स्लोली मूव कर रहे थे, लेकिन जब आपने हीट ऐड की तो वो स्ट्रांगली मूव करना शुरू हो गए। ठीक है,
अब क्या होता है कि एक टाइम आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, समझे कि आपने -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक आइस ली हुई है, ठीक है, आइस ली हुई है। अब आप उसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गए, -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गए, करते 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 आप जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रहे हैं, ठीक है। अब -1 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आ रहा है, ठीक है, अब आप हीट भी ऐड करते जा रहे हो। इस प्रोसेस के दौरान आप क्या करते जा रहे हैं, हीट ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। हीट ऐड करते जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, -5 से 4, -4 से 3, 2, 1। अब आप मज़ीद जब 1 से जब वो 0 पे आ गया है ना, ठीक है, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है, तो आप हीट जो ऐड कर रहे हैं उससे टेम्परेचर अब और नहीं बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं जाएगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, बल्कि उसमें क्या होगा, तमाम की तमाम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वो सारी की सारी हीट यूटिलाइज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ना रुक गया है, ठीक हो गया। यानी नॉर्मली क्या होता है कि जब आप हीट ऐड करते हैं तो पार्टिकल्स तेज तेज मूव करते हैं और टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है, लेकिन एट मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन द एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवरकम द फोर्सेज, और उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी होती है कि जो पार्टिकल्स को उसने स्ट्रांगली हेल्ड किया हुआ है सॉलिड में, उनको वो तोड़ दे, ठीक है। इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उन फोर्सेस को ओवरकम कर दे, ठीक है, और सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड में। यानी यहाँ पर आपको पता चला कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आइस थी, ठीक है, आइस है, तो हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स फास्टली मूव कर रहे हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और हीट हम ऐड करते जा रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। करते 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 उसका टेम्परेचर जो है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है, और आप हीट जो है वो ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम हीट यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं, इधर जब हम हीट ऐड किए जा रहे हैं तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट पे जब आप हीट ऐड करे जा रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर अब राइज नहीं कर रहा, 0 से 1, 2, 3 पे नहीं जा रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना भी आप टेम्परेचर हीट ऐड करते जा रहे हो, वो हीट किस लिए यूटिलाइज हो रही है कि इन पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ के तो इनको किस में कन्वर्ट कर दे, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर लिखी है। पहले आपने सिंपल बताना है कि जब सिंपल एनर्जी ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स मोर स्ट्रांगली वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर आपने मेल्टिंग पॉइंट पे बताना है कि क्या होता है कि एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द फोर्सेज होल्डिंग द पार्टिकल्स इन प्लेस, द सॉलिड मेल्ट्स इनटू द लिक्विड, ठीक है। और अब इस पॉइंट पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, अब आपने दोनों बातें बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी को क्या हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी को क्या हो रहा है, ठीक है, यानी टेम्परेचर को क्या हो रहा है। एनर्जी एडेड ड्यूरिंग मेल्टिंग, यस, हमें पता है कि ड्यूरिंग यानी मेल्टिंग हमने एनर्जी ऐड की है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बिल्कुल करीब करीब थे सॉलिड के पार्टिकल्स और अब वो दूर दूर चले गए हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पोजीशन की वजह से पोजीशन चेंज हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। और अब आपने बताना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, द टेम्परेचर, और उस ब्रैकेट में आपने लिखना है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मूवमेंट ज़्यादा होती है, जब मूवमेंट ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह टेम्परेचर लो होगा तो मूवमेंट कम होगी, और मूवमेंट कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो ये आपस में रिलेटेड है, तो आपने टेम्परेचर को काइनेटिक एनर्जी के साथ ही लिखना है, ठीक है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी मेल्टिंग का जो प्रोसेस है उसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बिकॉज द एडेड एनर्जी इज यूज टू फॉर्म द लिक्विड, क्योंकि जो हम हीट ऐड कर रहे हैं वो लिक्विड बनाने में यूटिलाइज हो रही है, वो टेम्परेचर राइज करने में यूटिलाइज नहीं हो रही, ठीक हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर नोट्स दिखाती हूँ, ये आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर फेज ट्रांजिशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब ये जो मेल्टिंग का टॉपिक है ना, मेल्टिंग का जो मैंने आपको समझा दिया है, वो इस तरह से 3 पॉइंट्स में आपने लिखना है, ठीक है, कि आपने पहले बताया कि सॉलिड जब मेल्ट होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी क्या कहती है कि सॉलिड में पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हुए होते हैं। जब हम एनर्जी ऐड करते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली बात है जब भी एनर्जी ऐड करेंगे तो पार्टिकल्स पहले से ज़्यादा फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सॉलिड वाले पहले सिंपल वाइब्रेट कर रहे थे, अब फास्टली वाइब्रेट करेंगे। जो लिक्विड वाले होंगे वो पहले मूव कर रहे थे तो अब वो ज़्यादा फास्टली मूव करने लग जाएंगे।
और फिर आप, क्योंकि मेल्टिंग का प्रोसेस है, तो आपने फिर बताना कि मेल्टिंग पर क्या होता है, ठीक है। और एट द एंड आपने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट बताना है, ठीक है। तो ये मैंने नोट्स की फॉर्म में आपके सामने लिखा है ताकि आपको कंप्लीटली पता चले कि आपने रिटन में किस तरह से पॉइंट्स को लिखना है। इस तरह से हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं बॉइलिंग की तरफ। अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया क्योंकि पैटर्न आपको समझ आ गया है। सबसे पहले आपने बॉइलिंग में बताना है कि व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स इट टर्न्स इनटू अ गैस, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का पॉइंट बताना है कि उसमें लिक्विड्स किस तरह से, लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए होते हैं, ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी आपको बताएगी, ठीक है। According to kinetic particle theory, in a liquid the particles are closely packed, यानी वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड तो नहीं होते लेकिन क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत दूर नहीं होते ना, ठीक है, इसलिए हमने इसके लिए क्लोजली पैक्ड का वर्ड यूज़ किया है। बट कैन मूव पास्ट ईच अदर, लेकिन एक दूसरे से मूव करके इधर उधर मूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का पॉइंट बता दिया। तो ये देखें, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बता रही है कि क्लोजली पैक होते हैं लेकिन एक दूसरे से इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन जब हम हीट करते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है, और फिर जब बॉइलिंग पॉइंट आता है तो उस पर ये अपनी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तोड़कर ब्रेक करके तो ये गैशियस फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन एनर्जी यूजुअली हीट इज एडेड टू द लिक्विड इट कॉज द पार्टिकल्स टू मूव फास्टली, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, व्हेन द एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग द पार्टिकल्स इन लिक्विड देन एडेड हीट कन्वर्ट्स लिक्विड इनटू द गैस फेज। जब वो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आसानी से उनके दरमियान की फोर्सेस को तोड़ सकती है, ठीक है, देन लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, ये देखें अब कितना ज़्यादा दूर दूर जा पा रहे हैं, उनके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। और फिर लास्ट में अगेन आप दो पॉइंट्स बताने हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी का और एक काइनेटिक एनर्जी का। एनर्जी एडेड ड्यूरिंग बॉइलिंग, ठीक है, ये हमें पता है कि एनर्जी ऐड हो रही है बॉइलिंग के दौरान, और उससे जब ऐड हो रही है तो पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एडेड ड्यूरिंग बॉइलिंग इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और लास्ट में आपने बताना है कि द टेम्परेचर यानी काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बिकॉज द एडेड एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म द गैस फेज, ठीक है। अब आ जाए कंडेंसेशन में, अगेन पैटर्न वही है। सबसे पहली लाइन आपने क्या लिखनी है कि जब हम गैस को कंडेंस करते हैं इट टर्न्स इनटू द लिक्विड, ठीक है। गैस को दोबारा से हम यानी गैशियस फॉर्म को कंडेंस कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, करीब करीब आ जाएंगे ना पार्टिकल्स, ठीक है। व्हेन अ गैस कंडेंसेस इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इन अ गैस द पार्टिकल्स आर। अब गैस जो है वो पार्टिकल जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से होते हैं, हमें पता है वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इजीली मूव कर पाते हैं। तो वो आपने लिखना है कि इन अ गैस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर होते हैं, एंड कैन मूव अवे रैपिडली, और बहुत तेज़ी से इधर उधर मूव कर पाते हैं, ठीक हो गया। अब ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के बाद आपने बताना कि जब अब आपने देखें, अब एक और बात यहाँ पर आप नोट करें, अब आप जो है वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है अब आप हीट नहीं करेंगे, हीट करने से तो चीज़ें और दूर जाती हैं। अब आपने उसको कूल डाउन करना है, एनर्जी को लॉस करना है, ठीक है। एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी को कम करना है ताकि वो उनकी जो मूवमेंट है तेज मूवमेंट, उनकी मूवमेंट कम हो जाए और वो करीब करीब आ जाए, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर देखें पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एज द गैस लूजेज एनर्जी, तो उससे क्या होगा, अब जब हम एनर्जी देते थे तो पार्टिकल्स तेज मूव करते थे, और जब हम एनर्जी लूज करेंगे तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। तो इट कॉजेज द पार्टिकल्स टू मूव वेरी स्लोली, ठीक है। और फिर एक पॉइंट आता है कि वो इतना आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं कि एक पॉइंट आ जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है वो, कंडेंसेशन पॉइंट। तो एट कंडेंसेशन पॉइंट अट्रैक्टिव फोर्सेस पुल द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो जनरेट हो रही होती हैं, क्योंकि जब करीब करीब आ जाते हैं ना पार्टिकल्स, तो कंडेंसेशन पॉइंट पे उनके दरमियान में जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डेवलप हो जाती हैं, और जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग अ लिक्विड। अब लास्ट में अगेन वही दो पॉइंट्स, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो अब तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो अब इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन
reduces the potential energy of the particles. ठीक है, easy. और लास्ट में आपने बताना है कि the temperature यानी kinetic energy remains constant during this process because the energy released is used to form the liquid. अब एनर्जी यानी एक सिस्टम है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सिस्टम है उसमें से एनर्जी निकल रही है तो उसका टेम्परेचर तो डाउन होना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन नहीं होता. इस पॉइंट पे कंडेंसेशन पॉइंट पे टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा क्योंकि वो एनर्जी जो निकल रही है सिस्टम से वो बेसिकली अंदर ही सिस्टम के अंदर जो है वो पार्टिकल्स को क्या करने के लिए यूटिलाइज हो रही है, करीब करीब लाकर उनके दरम्यान में फोर्सेस डेवलप करने के लिए यूटिलाइज हो रही है ताकि गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में. ठीक है, तो इस वजह से पूरे सिस्टम का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रीजिंग. ठीक है, फ्रीजिंग में अगेन वही पॉइंट आ जाता है व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेज इट टर्न्स इनटू अ सॉलिड. क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम आइस बनाते हैं घर में फ्रिज वगैरह में, ठीक है, तो हम कहेंगे जब लिक्विड फ्रीज होता है इट टर्न्स इनटू द सॉलिड. तो अब आपने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का बताना है लिक्विड के बारे में. ठीक है, कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि लिक्विड में पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं. ये तो हम ऑलरेडी पहले ही भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, कि इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बट कैन मूव पास्ट ईच अदर. बट एक दूसरे के पास से इधर उधर मूव कर सकते हैं. फिर आपने बताना है अगेन आप क्या करें, लिक्विड से जाना चाह रहे हैं सॉलिड में, तो इसका मतलब आपने और एनर्जी कम करनी है और कूल डाउन करना है और ठंडा करना है सिस्टम को. तो एनर्जी को लॉस करना होगा, एनर्जी ऐड नहीं करनी. ठीक है, तो आपने कहना है एज द लिक्विड लूजेज एनर्जी. अब क्या होता है, इट causes the particles to move very slowly. पहले ही वो स्लोली मूव कर रहे थे, लेकिन अब जब एनर्जी और ज़्यादा कम हो जाती है तो बिल्कुल ही स्लोली मूव करने लग जाते हैं और बिल्कुल करीब भी आ जाते हैं. ठीक है, तो जब वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं तो उनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप हो रही होती हैं. और फिर जब वो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि रूम टेम्परेचर पे मैंने पानी लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर उसको मैं और ज़्यादा ठंडा कर रही हूँ करते 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर लो होता जा रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर लो होता जा रहा है. ठीक है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है 25 था उसको और ठंडा किया, 10 पे चला गया, 2 पे चला गया. लेकिन अब क्या आ जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट. उसमें तमाम का तमाम लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में. अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है कि जो भी एनर्जी लॉस हो रही होती है तो वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है टू ब्रिंग द लिक्विड पार्टिकल्स इन अ टाइटली पैक्ड पोजीशन. ठीक है, उनको करीब लाने में से स्ट्रांगली अटैच करने में, पैक करने में यूटिलाइज हो रही होती है. तो टेम्परेचर डाउन नहीं होगा. ठीक है, लेकिन एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी सारी की सारी टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू द सॉलिड. ठीक है, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रख के लिखना है कि एट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस पुल द पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर फॉर्मिंग अ सॉलिड. अब जब वो सॉलिड बन जाते हैं तो क्या होता है, फिक्स्ड और ऑर्डरली अरेंजमेंट में आ जाते हैं. अब अगेन लास्ट 2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फ्रीजिंग. आपको पता है कि जब हम लिक्विड से जो है वो सॉलिड में जा रहे थे तो एनर्जी कम होनी चाहिए. ठीक है, एनर्जी जो है वो लॉस होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमने अगर एनर्जी दी तो पार्टिकल्स और दूर चले जाएंगे. ठीक है, ऐसे नहीं करना, हमने उसको एनर्जी को लॉस करना था. तो हमने लिखा कि एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग. यस, रिलीज हुई थी और पार्टिकल्स और करीब आए थे, तो इसका मतलब है कि उससे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई थी. क्योंकि वो दूर जाते हैं जब पार्टिकल्स, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाती है. तो जब एनर्जी लॉस हो रही है और वो करीब आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीज हो रही थी. ठीक है, और लेकिन काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बिकॉज द एनर्जी रिलीज इज यूज टू फॉर्म द सॉलिड. जो एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम में से वो पूरी बाहर नहीं आ रही, बल्कि अंदर ही सिस्टम में पार्टिकल्स को करीब ला के टाइटली पैक्ड करने में लगी हुई है. ठीक हो गया, तो ये देखें सारे के सारे जो आपके पास पॉइंट्स हैं एक ही पैटर्न पे सारे जा रहे हैं. तो अब तो आपके लिए ये टॉपिक इंतहाई आसान होने वाला है. आपसे कोई भी प्रोसेस पूछ लो आप बड़े मज़े से इसको लिख लेंगे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है सब्लिमेशन. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सब्लिमेशन. ठीक है,
सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है विदाउट गोइंग टू द लिक्विड फेज। तो आपने यही चीज़ लिखनी है, आपने सिंपल यहाँ तक नहीं लिखना सॉलिड कन्वर्ट्स टू द गैशियस फेज। नो, ये पूरा आंसर नहीं होगा, बल्कि आपने बीच में ये चीज़ क्लियर करनी है कि विदाउट गोइंग इन टू द लिक्विड फेज। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड सब्लिमेट्स इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू द गैस विदाउट पासिंग टू द लिक्विड फेज। दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्लिमेशन। ठीक है, अब अगेन आपने वही बताना कि भाई काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, in a solid the particles are tightly packed in a stable well ordered state and vibrate in a fixed position। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, और फिर जब एनर्जी इनमें डाली जाती है, हमें पता है कि सॉलिड को जब एनर्जी मिलेगी तो वो फास्टली मतलब स्ट्रांगली मूव करेंगे, लेकिन सब्लिमेशन के केस में ना हमने उनको इतना ज़्यादा हीट करना है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मूव करेंगे वो सारी की सारी फोर्सेस को तोड़ के डायरेक्ट गैस में चले जाएं। ठीक है, when the energy usually heat is added to the solid it causes the particles to vibrate more strongly। और at sublimation point क्या होता है, when the energy is strong enough, यानी हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल गई है sublimation point पे to overcome the forces holding the particles in place, कि जिन्होंने उन particles को एक जगह पे पकड़ के रखा हुआ है और इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल गई है कि वो सारी forces को तोड़ के solid जो है मेल्ट हो जाता है और डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इनटू द गैस फेज। बल्कि यहाँ पे मेल्ट का हमने वर्ड नहीं लिखना, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, द सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू द गैस फेज। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू द गैस फेज। ठीक है, फिर अगेन आपने पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट बताना है और काइनेटिक एनर्जी का। एनर्जी एडेड ड्यूरिंग सब्लिमेशन। ठीक हो गया, यानी यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि भाई बहुत स्ट्रांगली पैक्ड होता है सॉलिड में, और सॉलिड ने जब गैशियस में जाना है जिसमें इतने दूर 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 पार्टिकल चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें हीट जो है वो ऐड करनी पड़ेगी उनकी फोर्सेस को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, एनर्जी एडेड ड्यूरिंग द सब्लिमेशन इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स सिग्निफिकेंटली। ये लफ्ज़ यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने कहना है कि पोटेंशियल एनर्जी ठीक ठाक जो है वो ना चेंज हो गई है भाई, अब सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस में चला गया, बहुत दूर चला गया। ठीक है, एंड द टेम्परेचर यानी काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस बिकॉज द एडेड एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म द गैस। ठीक है, जो एनर्जी हम डाल रहे थे, जो आपके पास सब्लिमेशन वाला पॉइंट था, उस पर तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही थी, तमाम पार्टिकल्स को दूर 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 ले जाने में यूटिलाइज हो रही थी, इसलिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट वन, डेपोजिशन, गैस टू सॉलिड। अब गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स दूर 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 हैं, उनको आपने कन्वर्ट करना है सॉलिड में, बहुत करीब लेकर आना है, मतलब ठंडा करना होगा, कूल डाउन करना होगा, टेम्परेचर लॉस होगा, हीट लॉस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है कि व्हेन अ गैस अंडरगोज डेपोजिशन, जब गैस की डेपोजिशन हो रही होती है, इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू द सॉलिड। अब आपने ये लाइन भी यहाँ ज़रूर करना है कि क्योंकि विदाउट पासिंग टू द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में गए बगैर गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया, अब बताएं पॉइंट अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या हो रहा होता है। इन अ गैस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में आपने गैस के बारे में बताना है जो आपने ली हुई है और उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो उसके बारे में आपने बताना है कि इन अ गैस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड कैन मूव अवे रैपिडली, और रैपिडली एक इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब गैस एनर्जी को लॉस करती है, एज द गैस लूजेज एनर्जी इट कॉजेज द पार्टिकल्स टू मूव वेरी स्लोली, यानी अब ऐसे से जब गैस की एनर्जी कम होती जा रही है तो उसके पार्टिकल्स पहले जो तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो वो अब स्लोली थोड़ा सा मूव करेंगे। ठीक है, और करीब आएंगे तो इट मीन्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप होंगी। तो फिर एक पॉइंट आएगा डेपोजिशन पॉइंट, जिसपे प्रोसेस होगा डेपोजिशन का। ठीक है, उस पॉइंट पर क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल द पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि इन पार्टिकल्स को दूर दूर पार्टिकल्स को पकड़ के करीब ले आती हैं और उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप कर देती हैं और उनको डायरेक्टली जो है वो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डेपोजिशन पॉइंट पे इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। लास्ट में अगेन आपने पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट बताना है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द डेपोजिशन रिड्यूसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स
सिग्निफिकेंटली। आप देखें, आपने ना सब्लिमेशन में और डेपोजिशन में सिग्निफिकेंटली का वर्ड ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बिगर प्रोसेस हो रहा है, यानी सॉलिड से चीज़ डायरेक्टली गैस में और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जा रही है। तो इसलिए आपने सिग्निफिकेंटली बताना है कि मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंटली चेंज हुई है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड टेम्परेचर यानी काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस बिकॉज द एनर्जी रिलीज इज यूज टू फॉर्म द सॉलिड, क्योंकि जो एनर्जी उस सिस्टम में से निकल रही थी ना, ठीक है, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी दे रहे थे, तो वो जो दे रहे थे ना, तो ये जो पॉइंट था डेपोजिशन वाला पॉइंट, इस पर वही एनर्जी उन पार्टिकल्स को दूर 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 से लाकर करीब करीब उनको पैक करने में लगी हुई थी, ठीक है, यानी आपके पास उसको वो सॉलिड बनाने में लगी हुई थी, ठीक हो गया। तो ये सारा का सारा 6 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से और क्विकली जो है वो अंडरस्टैंड कर लिए हैं। नोट्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी और आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आसानी से जो है वो प्रिंट आउट कर लें या फिर आप अपने हैंड रिटन लिख लें, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें और चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि ये जो हमारा सिलसिला स्टार्ट हुआ है 2026 की प्रिपरेशन का, तो इसमें जब जब न्यू वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी, शॉर्ट्स में ऑब्जेक्टिव्स अपलोड होते रहेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। अदरवाइज़ आप जो है वो डिफरेंट वीडियोज़ जो है वो मिस कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन जो है वो कम होगी, बहुत अच्छे से नहीं हो सकेगी। तो इसलिए अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि बाकियों की भी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी तैयारी हो सके। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।